इन क्वेश्चन में हमने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट लेकर के, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। और बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं लिए हैं ताकि रिपीट 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 वाले क्वेश्चन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको रिपीटेड वे में, क्योंकि एक कंसेप्ट पर कई सारे क्वेश्चन, कई सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमने उसको डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज नॉट केपेबल ऑफ एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में डेफिनेशन ब्लिंक करनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव नेगेटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज है और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं है एंड वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक और कंडीशन होती है, वो तब देखनी होगी जब वो रिएक्शन हमें कोई गिवन है, वो यहां पर नहीं गिवन है। कार्बन पर जो रिएक्शन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। यहां तो रिएक्शन दिया है नहीं, यानी हम मान के चलेंगे कि कार्बन पर रिएक्शन कर सकता है। BCl3 पे देखते हैं। सबसे पहले BCl3 का जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो एक वैकेंट ऑर्बिटल आएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। AlCl3 सेम कंडीशन है, ग्रुप 13 का ये भी मेंबर है, ग्रुप 13 का ये भी मेंबर है, वैकेंट ऑर्बिटल इसमें भी मौजूद है। अमोनियम में भले ही पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ऑक्टेट पूरा है इसका। हाइड्रोजन पॉजिटिव में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। नॉट केपेबल का मतलब सी होना चाहिए हमारा आंसर, यानी अमोनियम आयन खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। हाँ, ये H पॉजिटिव दे सकता है किसी को, तो इस केस में आंसर हमारा सी हो जाएगा। बहुत केयरफुली पढ़ते हो, अगर बिल्कुल कूलली करते हो क्वेश्चन को जल्दबाजी के बिना, तो हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बस डेफिनेशन सोचनी है, जो भी गिवन है उसके आसपास की चीज सॉल्व करके सोचो। दूसरा क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इन एक्वस मीडियम। अब न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके पास भी लोन पेयर मौजूद है और वो कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए हम ज्यादातर हेल्प लेते हैं बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जब हम चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इस पे सारे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफाइल की तो नहीं, न्यूक्लियोफाइल की जो कंपेयर करने के लिए आती है, वो आप कर पाओगे। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, बस पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दो। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम सेकंड पीरियड ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर मैं बनाना चाहता हूं कार्बन को, तो मुझे CH3 नेगेटिव लिखना पड़ेगा, या तो अमोनिया या NH2 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं तो नेगेटिव ये लिया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव लेना होगा। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी एक गिवन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो इस लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, और लोन पेयर देने की टेंडेंसी ही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है। लोन पेयर देने की टेंडेंसी जब किसी की ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ये अपने पास होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है। फ्लोरीन लोन पेयर देगा नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये 3 लिखना चाहिए था मुझे, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर NH2 नेगेटिव। बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, F नेगेटिव। अब किसी और ग्रुप, किसी और पीरियड का भी अगर इसी तरह से ऑर्डर है तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम बतानी है आपको। अप टू डाउन मूव करने पर देखते हैं। अप टू डाउन मूव करने पर जब हम F नेगेटिव, मान लो मैं ग्रुप 17 लेता हूं,
ये सबसे कॉमन है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो रही है, ठीक है, लेकिन साइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ रहा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का काफी बड़ा है, आयोडीन का तो काफी बड़ा साइज है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के लिए एक और फिनोमिनन कंसीडर किया जाता है जब साइजेस में ह्यूज वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन अप टू डाउन मूव करने पर ही हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। साइज में अंतर यहां भी है लेकिन ना के बराबर है। कार्बन एंड नाइट्रोजन में साइज में अंतर है लेकिन शेल की संख्या तो बराबर है, तो इग्नोर करते हैं हम साइज के अंतर को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेन बात मानते हैं। लेकिन यहाँ जैसे जैसे साइज बढ़ते चले जाते हैं, तो जब ये कैटायन कार्बन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा, अगर बड़ा साइज कांटेक्ट में आ रहा है आई नेगेटिव, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन इसका ज्यादा हो जाएगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा बड़ा आयन। छोटा जो आयन होता है एफ नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा तो ये मुश्किल से अपना लोन पेयर इसलिए डोनेट कर पाएगा क्योंकि यहां एनायन रिजिड है, ये यानी बेस या न्यूक्लियोफाइल ये रिजिड है। कार्बन पॉजिटिव को न्यूक्लियोफाइल में हम एक एडिशनल चीज और देखते हैं, जब ये डोनेट करता है अपना लोन पेयर तो हम ये भी चेक करते हैं कि ये कितना ज्यादा खुद डिस्टॉर्ट हो रहा है आयन, नेगेटिव आयन या न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी है तो भी, और ये डिस्टॉर्ट उतना ज्यादा होगा जितना बड़ा इसका साइज होगा, उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड बनाएगा। एक थोड़ी देर के लिए फजान रूल रिकॉल करो, कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतना डिस्टॉर्शन होता है। अब यहाँ कैटायन तो फिक्स है कार्बन पॉजिटिव, चाहे वो पार्शियल पॉजिटिव है चाहे वो वन पॉजिटिव, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है। एनायन का साइज जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बस यही बात हमें अप्लाई करनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये SH मॉलिक्यूल जो है वो एक बड़े साइज का एटम पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें शेल की संख्या ज्यादा है, फ्लोरीन छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। जब शेल डिफरेंट आ जाए तो हमें साइज के बेस पर बात करनी है, शेल सेम हो यानी पीरियड सेम हो, शेल सेम होने का मतलब पीरियड अगर सेम हो, तो हमें बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बात करनी है। ये बात सोचते हुए आप न्यूक्लियोफाइल की हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कई बार इस प्रॉब्लम को एक और तरह से सॉल्व किया जाता है, रिलेट कर सकते हैं। जो एनायन होता है, दूसरा एक वे बता रहा हूं सोचने का, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। हमारा आंसर ये आ गया, ये बड़ा साइज है तो पोलराइज ये ज्यादा होगा, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। दैट मींस इसका भी आंसर सॉल्व करके 17 का सोच के रखो, अप टू डाउन मूव करने पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एफ नेगेटिव से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ Cl नेगेटिव की, उससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ Br नेगेटिव की, उससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ I नेगेटिव की। I नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बड़ी एक अजीब सी बात है, I नेगेटिव के लिए बड़ी कॉमन सी और बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बात है, I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। भाई न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा रिएक्शन कर रहा है तो हटना फिर मुश्किल होना चाहिए, लेकिन नहीं, हटना आसान है। हटने के लिए हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं, वीक बॉन्ड बना रहा है भले ही, तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन सिंपल करके अगर हम चीज को समझें तो I नेगेटिव के लिए एक बात याद रखनी है, I नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, दोनों बातें इसके लिए ये फॉलो होती हैं। जबकि यूजुअली जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होने चाहिए, लेकिन अप टू डाउन मूव करने पर ये ट्रेंड नहीं चलता है। मैं एक दूसरा कंसेप्ट भी बता रहा था, एक्वस मीडियम में जो आयंस होते हैं वो हाइड्रेटेड रह सकते हैं। जैसे एक मेरे पास कोई एनायन है एफ नेगेटिव या नेगेटिव आयन है, तो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है इसे पोलराइज कर दे, इसको हाइड्रेट कर देगा, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। अब चारों तरफ से अगर इसको घेर लिया वाटर ने, कैसे, ये पॉजिटिव क्या लिख रहा हूं मैं, H, ऑक्सीजन H, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से इंटरेक्शन कर सकता है। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, एक लेयर बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ वाटर की लेयर बन गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रेटेड हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा,
जितना छोटा होगा ये, उतना ही चार्ज की डेंसिटी इस पर ज्यादा होगी नेगेटिव पर। ये बात पुरानी आप पढ़ते आ रहे हो, एस ब्लॉक में भी पढ़ते हो, पी ब्लॉक में भी पढ़ते। छोटा कैटायन सॉरी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा और वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड करने की टेंडेंसी ज्यादा। इस अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं, इस अकॉर्डिंग भी अगर एक्वस मीडियम, इसी की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, क्योंकि यहां पर दिया है तो हमें उस लाइन पे सोचना चाहिए, कुछ और भी तो क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। एफ नेगेटिव, हाइड्रेटेड ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ घेर के रखेंगे, इसे नेता बना देंगे, सीधी सी बात है। अब ये कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा किसी कार्बन पॉजिटिव के, पब्लिक के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा, तो अपना लोन पेयर कैसे देगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं, आई नेगेटिव, साइज बड़ा हो गया, बड़े साइज पर चार तो वन नेगेटिव ही है, इस पर भी वन नेगेटिव है, बड़े साइज पर वन नेगेटिव की डेंसिटी कम है, चार्ज की डेंसिटी कम है। अब वाटर मॉलिक्यूल नहीं घेर पाएंगे चारों तरफ, ये घेरा नहीं बन पाएगा मॉलिक्यूल्स का। अब जैसे ही ये कार्बन के कांटेक्ट में आएगा, अपना लोन पेयर दे देगा। हाइड्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। दोनों मैंने आपको कारण बता दिए। ये सल्फर पर नेगेटिव चार्ज बड़े एलिमेंट पर, यानी 3 शेल वाला है, ये 2 शेल वाला है, ये 2 शेल वाला है, ये 2 शेल वाला है। शेल अगर वेरी कर रहे हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करनी। हाँ, अगर एक ही पीरियड के मेंबर हैं फिर हमें साइज छोड़ देना है, फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर सॉल्व करना है, जैसे मैंने CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव का आपको बताया था। CH3 नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है इन 3-4 में जो मैंने बोले। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो हमें आंसर इसका ए कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है ये। अब लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर जो गिवन है, हम यूजुअली बोलते हैं कि हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कई सारी चीजें देखनी होती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन देखना होता है और हमें रेजोनेंस देखना होता है। एक कॉमन सी बात हम बोलते हैं हमेशा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं स्टेबिलिटी में। जब रेजोनेंस बन जाएंगे तो रेजोनेंस बनने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि आंसर बी है हमारा, लगेगा। लेकिन कई केसेस में अपोजिट भी हो जाता है, ऐसा मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये हम किस लाइन पर सोच रहे हैं। तो सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिसाइड करने के फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे CH3 ग्रुप है। CH3 दो कारण से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और यहां रेजोनेंस मैं कर रहा हूं, इसका रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। जब इस केस में रेजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। लेकिन रेजोनेंस ये बहुत बढ़िया वाला रेजोनेंस इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में आकर बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खत्म कर देता है। दूसरी बात, ये ठीक है रेजोनेंस है, लेकिन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यहां पर अगर मैं इस कार्बन पॉजिटिव पर देखता हूं तो कार्बन पॉजिटिव पर हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है, हम बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल कम है, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी बढ़ाने में रोल ज्यादा है। लेकिन यहां हाइपर कॉन्जुगेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव मिल करके रेजोनेंस को ओवरकम कर देते हैं। ये मैं आपको जैसे अक्सर एग्जाम्पल दिया करता था, तो उसी तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास 500 का नोट है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है। हमारे पास 100 का नोट है, इसकी डेफिनेटली वैल्यू कम है, कोई डाउट नहीं है। तो ये रेजोनेंस हो गया, ये हमारे पास हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है रेजोनेंस का, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन का कम होता है। लेकिन अगर मैं 2 ले लेता हूं 100 के नोट तो 200 हो जाएंगे, 3 ले लेता हूं तो 300 हो जाएंगे, 4 400, 5 500 बराबर हो गया रेजोनेंस के। 6 अगर ले लिए 100 100 के
तो इंडिविजुअल की हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू कम है, लेकिन कई सारे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलकर के रेजोनेंस को ओवरकम कर जाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2000 का नोट है और एक मेरे पास 100 का है, तो कभी ना कभी तो ये मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 100 की गड्डी ले लो पूरी, फिर एक और गड्डी ले लो, तो और लो, तो ज्यादा हो ही जाएंगे, ये 2000 से ज्यादा हो जाने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां ये एक स्पेसिफिक केस गिवन है, स्पेशल केस गिवन है। याद रखने वाली बात है कि हम टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बताते हैं, क्योंकि 3 इंडक्टिव इफेक्ट हैं इसमें, 1, 2 एंड 3। ये 3 इंडक्टिव इफेक्ट मिलकर के और 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव मिलकर के इसको ज्यादा स्टेबल बना देते हैं, और इवन रेजोनेंस को भी ये ओवरकम कर जाता है। ये नहीं कर पाता क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 6 बन पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर करेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन। स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या है? रेजोनेंस का स्टेरिक इनहिबिशन हमें करना है। क्वेश्चन को छोड़ के ये बात समझो, इस शब्द का मतलब समझो कि क्या है। एक फिनोमिनन होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस हम कार्बन पॉजिटिव पर भी कर सकते हैं। याद दिला रहा हूं आपको, पॉजिटिव को डबल बॉन्ड के साथ हम रेजोनेंस कर सकते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है। एक और टाइप का रेजोनेंस होता है जब हम कोई लोन पेयर वाले एलिमेंट को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड करते हैं, तो ये रेजोनेंस हो जाता है। ये रेजोनेंस इसलिए होता है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं, चार्ज फैलना चाहते हैं, अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। जितना ज्यादा स्प्रेड करेगा चार्ज, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी। चार्ज एक जगह रुकना नहीं चाहता है, जितना ज्यादा लोकलाइज्ड होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, उतना कम स्टेबल होगा। रेजोनेंस फिनोमिनन में जो चार्जेस हैं वो डिलोकलाइज हो जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर से हट करके इधर आ जाता है, यहाँ लोन पेयर इधर से हट करके इधर आ जाता है। ये रेजोनेंस फिनोमिनन हम जनरल सोचते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन का क्या मतलब है? यानी कोई घटना ऐसी घट रही है, कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है। और वो फिनोमिनन क्या है? स्टेरिक, यानी बड़े बल्कि ग्रुप हो जाने की वजह से रेजोनेंस सप्रेस कर जाता है। ये है स्टेरिक इनहिबिशन। अब वो हमें देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो, जब रेजोनेंस होता है, यूजुअली लोन पेयर वाला जब रेजोनेंस होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आता है। ये काम की बात है सोचने की। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल sp3 है, लेकिन डबल बॉन्डेड के साथ आपने रेजोनेंस करा दिया। इसे कराने के बाद एक नया ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर लिखा, कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड H2 पॉजिटिव, ये लिख दिया। गलत लिख दिया मैंने, कार्बन होना चाहिए बीच में। ये कार्बन पॉजिटिव जब लिख दिया, ये भी पॉजिटिव भी नहीं होगा, सॉरी, पॉजिटिव होगा नाइट्रोजन पर भाई। ये डिलोकलाइजेशन किया, डिलोकलाइजेशन इधर भी किया, तो यहां नाइट्रोजन ने डिलोकलाइजेशन के बाद अपना लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव हुआ, और चार्ज आना चाहिए कार्बन पर नेगेटिव। ये हमने लिख दिया। वेल, मैं जो बताना चाह रहा था, आपको फोकस करना चाह रहा था बात, sp3 था पहले ये, लेकिन अब ये नाइट्रोजन sp2 हो गया, क्योंकि अब इसका लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। स्पेस में जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी अब वो चेंज हो गई। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है नाइट्रोजन, पहले ये टेट्राहेड्रल था। पहले ये नाइट्रोजन पर H टिल्टेड थे, H एंड H। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में ये डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड या अपवर्ड थे, लेकिन जैसे ही मैं इसे रेजोनेंस करा देता हूं, ये यहां से होकर के ऊपर आ जाएंगे, यानी ये भी प्लेनर आ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये तो पहले से प्लेनर है ही, sp2 sp2। इतनी बात सोचनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी स्टेरिक इनहिबिशन समझ आएगा। ये नाइट्रोजन अभी sp3 है, ये अभी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब मैं अगर इसको रेजोनेंस कराता हूं, या इसको रेजोनेंस कराता हूं, या इसको कराता हूं, तो रेजोनेंस करने के बाद ये डबल बॉन्डेड हो जाने वाला है। इसको कराते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस करा दिया,
तो ये अब डबल बॉन्डेड हो जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पर, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया चेंज, और ये नाइट्रोजन पर जो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं वो इस बेंजीन के प्लेन में आ जाएंगे। ये sp3 था तो ये डाउनवर्ड था, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल में तो एंगल 109.5 है, प्लेन के नीचे है CH3। ये वाला CH3 प्लेन से नीचे है। लेकिन जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने चेंज किया, यानी रेजोनेंस कराया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन पर नेगेटिव भी ले सकते हो आप। यहाँ CH3 लिखोगे, ये तो है ही प्लेन में पहले से ही, यहाँ CH3 है। अब ये 4 के 4 CH3 एक प्लेन में आ गए। जब 4 के 4 CH3 एक प्लेन में आ गए, अब ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। यही है स्टेरिक रिपल्शन, यानी रेजोनेंस होने के बाद इन पे स्ट्रेन पड़ गया, मुश्किल आ रही है रेजोनेंस होने के बाद, तो नहीं होने देंगे ये रेजोनेंस। यानी ये मिथाइल ग्रुप मिलकर के कोशिश ये करेंगे कि रेजोनेंस ना हो, क्योंकि अगर रेजोनेंस हो गया तो ये नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा तो प्लेन में आ जाएगा, प्लेन में आएगा तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो इस मॉलिक्यूल को होगी टेंशन, स्ट्रेन आ जाएगा इस पर। ये रिपल्शन क्या है, स्ट्रेन क्या है, टेंशन ही तो है, और क्या है। दिमाग में जैसे स्ट्रेन होता है टेंशन हो जाती है, ऐसे यहाँ स्ट्रेन हो जाएगा मॉलिक्यूल में। हम चाहते हैं कि वो काम ना करें जिससे टेंशन हो, तो वही वाली कंडीशन इस मॉलिक्यूल की रहेगी। तो यही है कि यहां तो देखो CH3 है ही नहीं, तो अगर ये H हैं, छोटे H हैं, तो रिपल्शन नहीं होगा, तो यहां चल जाएगा रेजोनेंस। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, H है यहां तो छोटे, ये रेजोनेंस फिर भी कर लेगा। लेकिन जहां ऑर्थो पोजीशन पर CH3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हैं, वहां पर रेजोनेंस होना इनहिबिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये आंसर हमारा सी रहेगा। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और केयरफुली आपको इसको करना है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विच फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल? स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की हमें डिसाइड करके बतानी है। स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बताने के लिए हमें क्या करना है भाई? वैकेंट ऑर्बिटल वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, यहां तो नहीं होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी हमने बता दिया था, यही पॉजिटिव था। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम की हमने, यहाँ पॉजिटिव थे तो हम इसे बता के हट गए थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरकम कर गया, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा यहाँ। यहाँ हम सिंपली क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे रेजोनेंस हो रहा है, बस इसमें रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ेगी। और यहाँ NO2 ग्रुप रेजोनेंस तो यहाँ भी है, लेकिन NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह से एक्ट करता है, जो कार्बोकैटायन की एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हम अगर इस अकॉर्डिंग आंसर देखें तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर हम काउंट करते हैं तो इस तरह से कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ये एक टर्शरी ब्यूटाइल थ्राइस सी फ्री रेडिकल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन एटम इज, इसका क्या, किसी भी फ्री रेडिकल का कार्बन पर फ्री रेडिकल जिस पर होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, इसी की क्या बात है, कार्बन पर फ्री रेडिकल है। यहां इन्होंने थोड़ा सा नाम से बस कंफ्यूज करने की कोशिश की है। टर्शरी ब्यूटाइल थ्राइस, यानी यहां मैं लिख सकता हूं कार्बन 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 एंड कार्बन, ये टर्शरी ब्यूटाइल एक, टर्शरी ब्यूटाइल दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं इसका, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल, तीन टर्शरी ब्यूटाइल ये लगे हुए हैं। कार्बन पर फ्री रेडिकल है, चाहे ये CH3 फ्री रेडिकल होता तो भी। इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि स्ट्रेन की वजह से इसे प्लेनर रहना पड़ता है, फ्लिप नहीं कर पाता ये। तो ये परफेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पर यहां फ्री रेडिकल बना हुआ है उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। एक बॉन्ड लगा दिया मैंने, दूसरा बॉन्ड लगा दिया,
तीसरा बॉन्ड लगा दिया, ये 3 बॉन्ड, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड ये शो कर दिए। चौथे ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले को हम अनहाइब्रिडाइज्ड में काउंट करते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड में काउंट करते हैं तो क्या, ये 3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस कार्बन पर फ्री रेडिकल अगर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हम काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा फ्लिप करने के चांस इसमें रह, फ्लिप करने का मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा एंगल इसका 120 से कम हो जाता है। लेकिन इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है इस केस में, ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा भी तो ये बेंट नहीं हो पाएंगे, यानी मैक्सिमम एंगल तो 120 ही रहेगा प्लेन में। ये परफेक्टली प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि CH3 में थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल होता है, CH3 फ्री रेडिकल में, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस C फ्री रेडिकल में ये परफेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज होकर और ये 120 बॉन्ड एंगल देता है, क्योंकि ये रिपल्शन बल्कि ग्रुप करते हुए इसे प्लेनर रखेंगे। काम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बी इसमें हमें आंसर करना चाहिए, बता ही दिया मैंने, समझा दिया आपको कि sp2 आएगा। Which of the following group shows maximum minus I effect? कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जा रहा है तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएगा और माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ज्यादा कौन करता है, कम कौन करता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम करेगा। तो अब यहां तो कुछ कंफ्यूजन है, सब नाइट्रोजन पॉजिटिव लगे हुए हैं, यानी कार्बन पर ये NH3 पॉजिटिव लगा हुआ है। NH2 होता तो न्यूट्रल होता, ये अपनी तरफ खींचेगा इसे। फिर ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। तो ये तो पक्की बात है, आंसर तो इन 2 में से एक ही होगा अगर हम सोचते हैं, बीच में तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि वेरिएशन जो चल रहा है या तो इस एक्सट्रीम पर होगा, क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा है, या तो ये होगा या फिर हमारे पास दूसरा ये होगा। नाइट्रोजन पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 बल्कि ग्रुप है, CH3 CH3। 2 एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं इस बात के कि ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है। पॉजिटिव तो दोनों है, ये विड्रॉ कर रहा है कार्बन से, यहां पर इस कार्बन पर ग्रुप लगे होंगे, ये CH3 बड़े बल्कि ग्रुप हैं। बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इसको इस कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हैं, जो भी ग्रुप लगा हुआ है कार्बन पर, कम से कम H तो होगा ही होगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव तो ठीक है अपनी जगह पर है, ये भी पॉजिटिव है अपनी जगह पर, जिसकी वजह से ये इसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। यानी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये डी वाला पोर्शन। एक तो बात ये है, एक एक्सप्लेनेशन ये है जिसकी वजह से हमारा आंसर ये आ रहा है। जब भी कभी किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ H लगा होता है तो वो आयोनाइजेशन देने में कैपेबल होता है, एक इक्विलिब्रियम जरूर एग्जिस्ट करता है जो आयोनाइजेशन दे सकता है। जैसे हम यही लिखते हैं ROH2 पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव के जरूर कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि वो H को डोनेट कर दे, ROH प्लस H पॉजिटिव, ये वाला H अगर है तब ये काम हो सकता है, और जैसे ये H देगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका कुछ कहीं थोड़ा बहुत ही सही चांस है इक्विलिब्रियम में रहने का, किसके साथ, CnH2 पॉजिटिव, CnH2 प्लस H पॉजिटिव के साथ, जो कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ये न्यूट्रल होगा ऐसे ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहा अब ये। तो ये पॉजिटिव जिसके साथ 3 H हैं, ये इस कलेक्टिव फेज में एग्जिस्ट करेगा, जबकि इसके पास तो H है नहीं, ये देगा नहीं। तो उस अकॉर्डिंग भी इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए N मिथाइल थ्राइस को। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से
नाइट्रोजन पर अगर H नहीं है बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये ज्यादा -I इफेक्ट शो करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एंटी एरोमेटिसिटी appear when the compound has, बड़े ये सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं मेन लेवल पर, नीट में भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिसिटी की कंडीशंस होती हैं कुछ, एंड एंटी एरोमेटिक की कंडीशन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4n+2 होना चाहिए, रूल फॉलो होना चाहिए, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। एंड 4 बातें आपको याद रखनी है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। नंबर 1, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर, एंड डीलोकलाइजेशन मस्ट बी अलाउड। एंटी एरोमेटिक के लिए नहीं बताया, ये मैंने एरोमेटिक के लिए बताया। एरोमेटिक के लिए ये 4 बातें हैं। अब अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढना होता है तो 3 बातें तो वहीं की वहीं रहती हैं। ये प्लेनर होना चाहिए एंटी एरोमेटिक के लिए भी, साइक्लिक होना चाहिए एंटी एरोमेटिक के लिए भी, डीलोकलाइजेशन मस्ट बी अलाउड थ्रू आउट द रिंग होना चाहिए एंटी एरोमेटिक के लिए भी। बस ये वाला पॉइंट चेंज हो जाता है, 4n+2 की जगह 4n इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पाई के अगर हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं इसको। पाई इलेक्ट्रॉन 4n के बराबर हैं। अगर ये n इंटीजर आ जाता है, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये रूल फॉलो हो गया। और अगर ये रूल फॉलो हो गया, बाकी 3 भी फॉलो हो रहे हैं, तब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। एडिशनल बातें भी मैंने बता दी। जैसे हम कैसे चेक करते हैं, ये हक्कल रूल, बेंजीन है, जैसे बेंजीन में पाई बॉन्ड्स हैं मेरे पास 3, 1, 2, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन यानी डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन है टोटल 6। पाई बॉन्ड तो 3 है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो गए। तो मुझे हकल रूल फॉलो करने के लिए 4n+2 इक्वल टू 6 रखना होगा। कब फॉलो होगा ये रूल? जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी। आ गई, यहां पर 1 आ गई वैल्यू n की, इसका मतलब है ये रूल फॉलो हो रहा है। अगर कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके के हैं, जैसे मैं यहां पॉजिटिव लिख देता हूं, यहां डबल बॉन्ड लिख देता हूं, इसको चेक करना है। एरोमेटिक चेक करो पहले, ये कंपाउंड प्लेनर है। नंबर 2 साइक्लिक है। नंबर 3 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं अभी। नंबर 5 डीलोकलाइजेशन क्या पूरे में हो रहा है, एरोमेटिक के लिए चेक किया तो प्लेनर है, ठीक है, साइक्लिक है, बिल्कुल ठीक है। 4n+2 चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4n+2 इज इक्वल टू 4 है, तो n तो फ्रैक्शनल आ गया। जब आप इसे इधर ले जाओगे 2/4 कर दोगे तो 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। इसका मतलब है नहीं फॉलो हो रहा है ये, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए फिर वही 4 पॉइंट चेक किए जाएंगे, बस तीसरा बदल जाएगा पॉइंट। पहला प्लेनर है, बिल्कुल है। दूसरा साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर जानने के लिए हाइब्रिडाइजेशन देख लो, सारे अगर sp2 हैं या ऑलमोस्ट ज्यादातर sp2 हैं तो प्लेनर होगा। 4n+2 की जगह तीसरे पॉइंट में हम 4n रूल फॉलो करेंगे। यहाँ 4n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया, n की वैल्यू 1 आ गई। अभी भी नहीं। डीलोकलाइजेशन क्या सारे रिंग में हो रहा है? यस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ये पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज कर, ये कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखो ध्यान से इस वाली प्रॉब्लम को, इस साइड लिख रहा हूं ऊपर, ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है ही नहीं,
क्योंकि 4n+2 = 4 आ रहा है। डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है इसमें, चौथा पॉइंट भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब डीलोकलाइजेशन करना चाहोगे तो नहीं होगा, तो एरोमेटिक नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। एंटी एरोमेटिक चेक करें, प्लेनर है बिल्कुल है, साइक्लिक है बिल्कुल है, 4n+2 हो रहा है बिल्कुल, 4n रूल +2 नहीं, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n रूल हो रहा है। अब चौथा पॉइंट इसका, डीलोकलाइजेशन क्या इसमें होगा? ये तो sp3 कार्बन है, ना तो यहाँ पॉजिटिव है ना यहाँ नेगेटिव है, ये डीलोकलाइज ही नहीं होगा। डीलोकलाइज नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, ये कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। 3 टर्म्स हैं, एक एंटी एरोमेटिक है, एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, एडिशनल बात बता रहा हूं, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। जो एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम स्टेबल है नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं सबसे कम स्टेबल। ये 3 हमारे पास स्टेट्स हैं, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, नॉन एरोमेटिक कम, एंटी एरोमेटिक सबसे कम। तो रेजिस्ट करते हैं ये स्टेबिलिटी को, यानी ये स्टेट नहीं लाना चाहते ये, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4n वाला। क्वेश्चन तो बिल्कुल ये सीधा सीधा है, जिसे थ्योरी ज्यादा पता है, मैंने रिलेटेड सारी थ्योरी ये बता दी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। साइक्लोप्रोपाइल कैटायन इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। एरोमेटिक रख करके देखा जाए, एरोमेटिक होने के लिए अभी बात बता दी आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आनी है। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहां n की वैल्यू इंटीजर आ गई तो रूल फॉलो हो गया, नहीं आई तो नहीं हुआ। और डीलोकलाइजेशन मस्ट बी अलाउड, इससे भी काम नहीं चलता। 3 पॉइंट हो गए फॉलो, डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ रिंग में, तो आप बोलोगे कि नहीं एरोमेटिक नहीं है। फिर इस मॉलिक्यूल को देखो, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, साइक्लिक आ गया, प्लेनर आ गया, 4n+2 देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बस n0 आ गया, फॉलो हो रही है ये बात। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। चौथा पॉइंट डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज में वेकेंट ऑर्बिट, भाई यहां रेजोनेंस किया ही करते हो आप, जैसे ये रेजोनेंस करते हो वैसे यहां भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस हो गया तो क्या होगा? 4th पॉइंट भी फॉलो हो जाएगा, ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक हो गया तो नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा। प्लेनर तो बताने के लिए हमें एरोमेटिक बताना ही पड़ा, तो वैसे भी नहीं है। 9 में हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन इज, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 2-3, क्योंकि एरोमेटिसिटी अपने आप में काम का टॉपिक है, इसलिए थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन इस पर है। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, पहला पॉइंट हो गया फॉलो, प्लेनर है, फॉलो कर दिया, सारे कार्बन क्योंकि sp2 हैं। तीसरा 4n+2 = 1 2 3 4, 4 आ रहा है, ये नहीं फॉलो हुआ पॉइंट, तो एरोमेटिक तो नहीं है। 4th पॉइंट देख लो, डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है डीलोकलाइजेशन। सिर्फ डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पूरे रिंग में बोला है मैंने, रिंग का हर एक रिंग का, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है, आती हैं बड़ी सारी प्रॉब्लम्स।
रिंग के अंदर अंदर हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन घूम जाने चाहिए, तब फॉलो होता है चौथा पॉइंट। रिंग के बाहर से मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव है तो वैकेंट ऑर्बिटल है, रेजोनेंस होगा। ये तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। इसका कैसे होगा? अगर इसको नहीं कराते तो इसको करा सकते हैं, डिलोकलाइजेशन हो गया। हम बोलेंगे कि ये एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड रूल फॉलो नहीं हुआ। आप फोर्थ को चेक कर लो। पहला पॉइंट तो हो चुका था, दूसरा हो चुका था। एंटी एरोमेटिक बी पार्ट जब चेक करोगे, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि डिलोकलाइजेशन तो हो ही रहा था, इससे पहले हम कर चुके इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आएगा एंटी एरोमेटिक। आगे बढ़ते हैं। In which of the following molecule the resonance effect is not present? बड़ी कंसेप्चुअल सी प्रॉब्लम है। रेजोनेंस के लिए गिनी चुनी दो चार चीजें बता रखी हैं हमको डिलोकलाइजेशन में। लोन पेयर कब रेजोनेंस कर सकता है? किसी भी एलिमेंट पर हो, या तो वो डबल बॉन्ड से लगा हो, या लोन पेयर वाला एलिमेंट वेकेंट ऑर्बिटल वाले किसी एलिमेंट से लगा हो। बोरोन से लगा है, सपोज करते हैं, नाइट्रोजन फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रेजोनेंस करेगा। पॉजिटिव होना जरूर, डबल बॉन्ड पर नहीं है वेकेंट ऑर्बिटल, लेकिन आ जाएगा बाद में। जब ये डिलोकलाइज हुआ, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, डिलोकलाइजेशन फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर का होगा। तो हम जो कंडीशन देखते हैं, लोन पेयर होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहां जो एक और भी है कंडीशन जो यहां नहीं गिवन है इन चारों में से, डबल बॉन्ड किसी वेकेंट ऑर्बिटल के साथ लगा है। वेकेंट ऑर्बिटल किस पर होगा? जैसे कार्बन पॉजिटिव ले लिया आपने, अगर कार्बन पॉजिटिव से कनेक्टेड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये रेजोनेंस हो सकता है। वेकेंट ऑर्बिटल बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव नहीं। कब नहीं कर सकते ये रेजोनेंस? ध्यान रहे, जब NH3 पॉजिटिव, अब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, अब ये काम मैं नहीं करा सकता, जो कराएगा गलती करेगा। यही बात यहां आ गई, वेकेंट ऑर्बिटल वाली नहीं है ये। ना तो ये इधर हो सकता क्योंकि लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता तो इस साइड होता डिलोकलाइज, ना ही डबल बॉन्ड इधर आ सकता। तो रेजोनेंस कहां नहीं है? इसमें नहीं है। किन में है? सब में रेजोनेंस, इनमें तो है। ये रेजोनेंस होंगे, ये भी रेजोनेंस। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप के बात समझ आ गई होगी। बी इसमें हमारा ऑप्शन है। Which of the following is correct order of regarding acidity of carboxylic acid? कंसेप्ट देखो क्या है, RCOH, हटाओ इसे H को, RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन गया। इफ A नेगेटिव कह रहा हूं मैं इसको, इसको कॉन्जुगेट बेस है ये, इज स्टेबल, then acid is strong, stronger। स्टेबल कैसे होगा? कौन सी चीजें इसे स्टेबल करेंगी? इस आर में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, नेगेटिव, ए नेगेटिव में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट है जो दिमाग में रखे बिना नहीं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पहले कंसेप्ट सीखने जरूरी है।
अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। अब ये बात ध्यान रखते हुए आप इसको चेक करो, यहां क्लोरीन क्लोरीन ही है, बस कुछ और नहीं है। कोई एक ही तो वेरिएशन लेके कर सकते हैं ना हम क्वेश्चन को। यहां क्लोरीन ही दिया है, सीधी सीधी सी प्रॉब्लम दी है। इनसे सबसे आप H हटाओ। जब एक एक करके आप H हटाओगे, पहली ही प्रॉब्लम हम करते हैं। ये COH दिया है। स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, ओपन करके नजर के सामने होना चाहिए स्ट्रक्चर। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे ये दिमाग में खुल जाना चाहिए स्ट्रक्चर। यहां क्लोरीन लगा है। दूसरे केस में क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी गई, यहां क्लोरीन लगा है। तीसरे केस में क्लोरीन की पोजीशन और चेंज कर दी गई 4 कार्बन पर, सबसे आखिरी पोजीशन पर। अब क्लोरीन की विड्रॉइंग टेंडेंसी तो सब में सेम है, ये क्लोरीन विड्रॉइंग है। इन सब केसेस में अपनी तरफ खींच रहा है ये क्लोरीन, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। H जब हम हटा देंगे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इससे, इससे भी, इससे भी। ये दूर है, दूर होने से ये नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, ये कम एसिडिक होगा। वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, और जो बेस स्टेबल बेस हैं वो बेस वीक बेस हैं। ये स्टेबल ज्यादा है बेस, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्लोरीन नजदीक लगा हुआ है। एक फैक्ट आपने थ्योरी में पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द कार्बन चेन। ये क्लोरीन नजदीक लगा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ये क्लोरीन दूर लगा है थोड़ा सा इस नेगेटिव चार्ज से, जब H हटा देंगे तो कम इफेक्ट डाल रहा है। ये क्लोरीन सबसे कम इफेक्ट डाल रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही है आंसर हमारा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, उससे कम एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक है। ए ही आंसर आ गया हमारा। बाकी सब ये इधर उधर करके लिखे हैं, गलत वे से लिखे हैं बाकी। तो 12 में हमारा जो आंसर आ जाना चाहिए वो ए आ जाना चाहिए। क्या कंक्लूजन निकला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। दूसरी बात क्या पता चली? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक लगे हैं उतना ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के लिए बात ऑपोजिट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं उनके लिए ये बात बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी। एक बात ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। Which of the following is correct order regarding minus I effect of the substituent? As a substituent अगर ये minus I effect शो कर रहे हैं तो इनमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको आंसर करना है। विड्रॉइंग ग्रुप डिपेंड करता है, एक तो जो इफेक्ट है ये हमें पोजीशन के बेस पर नहीं दिया गया। मान लो यहां इस कार्बन पर ये ग्रुप लगाया है फ्लोरीन, कार्बन पर ग्रुप लगा दिया है ऑक्सीजन, कार्बन पर ग्रुप लगा दिया है नाइट्रोजन, पोजीशन सेम रखी जाएगी। ये फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा तेजी से विड्रॉ करेगा, ये इस कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव लाएगा। फिर ये ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कुछ, तो इसका इफेक्ट कुछ थोड़ा सा कम हो गया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम है, इसका इफेक्ट कुछ और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा फ्लोरीन वाले में, उससे कम होना चाहिए इसमें, सबसे कम फिर इसमें हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला फैक्टर है, बाकी सब जो फैक्टर्स हैं वो बाद के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप इसमें देखते हो तो यहां तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को ज्यादा विड्रॉइंग बताया हुआ है, तो ये तो गलत है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये ठीक है।
यहां तो फ्लोरीन को ज्यादा और फिर नाइट्रोजन को ज्यादा, ये तो गलत भी नहीं है। और यहां भी कुछ ऐसा ही है, सब गड़बड़ कर रखा है। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन बी इज आवर आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हमने माइनस आई इफेक्ट को डिसाइड किया। Which of the following order is not the correct order regarding minus I effect? फिर उसी तरीके की बात हो रही है, जो करेक्ट नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो फ्लोरीन के बाद तो भाई क्लोरीन आता है, पहला ही है ये, मतलब हमारा ये ऑर्डर गलत है। वही पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्ट। फ्लोरीन के बाद तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की आती है, क्लोरीन के बाद आती है ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद आयोडीन की आती है। तो ये सही नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ये करेक्ट है। ऑक्सीजन एक तो और दूसरे पॉजिटिव, भाई अकेला ऑक्सीजन ही ज्यादा होता। ऑक्सीजन पॉजिटिव की विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है नाइट्रोजन से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन। ये तो भी पहले वाली प्रॉब्लम में था, यही आंसर किया था हमने। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज मोर विड्रॉइंग देन न्यूट्रल ऑक्सीजन, और ये तो सल्फर है, विड्रॉ कर रहा है। स्टेबिलिटी नहीं देख रहा हूं मैं, जो साइज की बात कर दोगे, चीजों को मिक्स नहीं करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पॉजिटिव की, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन न्यूट्रल की, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की। करेक्ट है बिल्कुल। हमारा आंसर इसमें ए होना चाहिए। Which of the following is not correct order regarding the acidity of carboxylic acid? अभी हमने जो प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले की थी उसमें क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए थे। जब कभी कोई सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगाते जाएंगे, ऐसे ऐसे एसिड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। माइनस आई इफेक्ट से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस आई इफेक्ट से एसिड स्ट्रेंथ कम होती है। ये इनफैक्ट बात है। तो अब अगर मैं मिथाइल ग्रुप, यहां जो क्वेश्चन गिवन है 3 मिथाइल 2 मिथाइल 1 मिथाइल वाला क्वेश्चन गिवन है, सिंपल ऑर्डर जो आना चाहिए, अगर ऐसा एसिड है और उसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक रिलीजिंग, दूसरा रिलीजिंग, तीसरा रिलीजिंग, सबसे कम कर देगा ये एसिड स्ट्रेंथ को, क्योंकि 3 मिलकर के डोनेट कर रहे हैं इसलिए। उससे ज्यादा कौन सा होना चाहिए जिसमें 2 ग्रुप लगे हैं, और सबसे ज्यादा होगा जिसमें सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ, यानी इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप डोनेटिंग की तरह से, तो ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा। CH3 CH2 लिखना चाहिए मुझे, यानी प्रोपेनोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड प्रोपेनोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहेगा। ये आपकी प्रॉब्लम तो बोर्ड में भी बहुत आती है, बोर्ड में भी बड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं ये। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर ये डी निकलता है। ये आ गया, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड है सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। आंसर डी रखोगे इस केस में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। With the following compound has the highest pKa values? ये एसिड स्ट्रेंथ पर ही है प्रॉब्लम, लेकिन pKa pKb कई बार हम एसिड बेस से रिलेट करके दे सकते हैं। देखो ये जो वैल्यूज हैं मैं रिकॉल करा देता हूं, हालांकि वैसे तो ये देखते ही एकदम से सॉल्व करनी चाहिए आपको, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको। हमारे पास अगर कोई एसिड है, कोई भी एक एसिड लेते हैं, सिंपल एसिड, हम एसिटिक एसिड लेते हैं, चलो CH3COOH। जब इसको आयोनाइज आप करते हो तो ये CH3CO नेगेटिव में
एंड H पॉजिटिव में टूट जाता है। इसके लिए हम Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं। Ka इसके लिए आ जाएगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट के जो आयंस हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इनको, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, उसका रेशो होता है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, काफी ज्यादा, तो के की वैल्यू ज्यादा होगी ना। ऊपर वाला ये पार्ट ज्यादा है, नीचे वाला कम है, के की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब है अगर के ज्यादा है किसी रिएक्शन के लिए, के ए इज ग्रेटर मींस एसिड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर। लेकिन अगर मैं के ए की जगह पी के ए वैल्यू लेता हूं, पी के ए क्या होती है, माइनस लॉग के ए होता है। आप के ए बढ़ा रहे हो तो पी के ए कम होगा, माइनस में है ना, ये वैल्यू बढ़ाते चले गए इसकी, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, लॉग भी हटा दो तो भी कम होती जा रही है पी के ए की वैल्यू। इसका मतलब है हायर पी के ए मीन्स लोअर के ए वैल्यू। इसका मतलब यह है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए ज्यादा होना चाहिए एंड पी के ए कम होना चाहिए। तो अब देखो हाईएस्ट पी के हमसे पूछा है, इसका मतलब है सबसे वीक एसिड पूछा है। कंफ्यूजन अगर है तो ये बात याद रखो, एसिड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, के ए बढ़ेगा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड रहेगा पी के ए के, पी के ए बढ़ेगा एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। हाईएस्ट पी के ए का मतलब ये है सबसे वीकर एसिड हमें बताना चाहिए। NO2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दुनिया में जितने भी किसी एसिड के साथ लगे हैं वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। NO2 ग्रुप विड्रॉइंग है, इतना आप जानते हो। रेजोनेंस से भी, इंडक्टिव इफेक्ट से भी, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है। एसिड स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि इसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप बेचारे में लगा हुआ है नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वो ए आ जाएगा, क्योंकि ये वीकेस्ट एसिड है अमंग दीज फोर। वीकेस्ट एसिड का पी के ए सबसे ज्यादा होना चाहिए। यही क्वेश्चन कई बार के ए के टर्म्स में पूछ लिया जाता, अगर वीकेस्ट एसिड होता तो के ए सबसे कम होता उसका। तो ये तीन रिलेशन है, इन पर बेस्ड बहुत चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, और आपके बोर्ड में भी ये जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें भी ये थ्योरेटिकल भी रिलेट करके दे देते हैं, क्वेश्चन लिखाने के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। Which of the following compound would you expect to be strongest carbon acid? बात एसिड की आ रही है। एसिड हम उसको कहते हैं जब H डोनेट करने के बाद कोई स्पीशीज कॉन्जुगेट बेस बनती है तो वो स्टेबल हो। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा। ये है हमारा कंसेप्ट। तो अब ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल पे भी दिया जा सकता है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पे भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ सामने अच्छी प्रॉब्लम है ये। अब हमें ये सारे ही मैं कंपेयर करके बता रहा हूं। जैसे ए पार्ट है कार्बन H एंड H,
ओपन करके लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O इथाइल, और ऐसे ही यहां लिख दिया मैंने दूसरी तरफ, B पार्ट लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर से H हटाओगे आप, ये वाला H हटाओगे, नेगेटिव, नेगेटिव को रेजोनेंस करा के स्टेबिलिटी चेक करोगे। यहां से H हटाओगे, नेगेटिव बनाकर रेजोनेंस कराओगे दोनों तरफ, फिर स्टेबिलिटी चेक करोगे। ये वाला आ गया, C पार्ट लिखोगे आप, C पार्ट में एक CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O इथाइल। यहां से H हटाओगे, हटाकर स्टेबिलिटी चेक करोगे, नेगेटिव, ये रेजोनेंस इधर करेगा, इधर करेगा। D पार्ट है, D पार्ट में ये एक बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल गिवन है, इस पर यहां से आपको H हटा करके चेक करना होगा। अब हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, और उनमें एक फैक्टर रेजोनेंस के अलावा, इनमें तो देखो अगर इनिशियली हम देखते हैं तो ये लगता है कि रेजोनेंस बराबर बराबर है, जबकि बराबर नहीं है। ये H हटाया, रेजोनेंस इधर, रेजोनेंस इधर, ये H हटाया, रेजोनेंस इधर, रेजोनेंस इधर, ये H हटाया, रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, रेजोनेंस इधर भी नेगेटिव चार्ज का हो रहा है। ये H हटाया तो रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, रेजोनेंस इधर भी हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है? जब ये पहले वाले केस में हम H हटा देते हैं और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करने के लिए इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर आने की कोशिश करेगा, हो भी जाएगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग रेजोनेंस, ये भी तैयार है रेजोनेंस करने के लिए। इन दोनों में स्ट्रगल चलेगा, एक सीट है, दो लोग हैं बैठने वाले, फाइट, यानी सप्रेस कर दिया इसने। इसको कहते हैं हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन से एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि रेजोनेंस सप्रेस कर जाए। ये सप्रेस कर गया, हो रहा है रेजोनेंस, लेकिन इफेक्ट कम आ गया इसका। जब एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ भी डीलोकलाइज हो पा रहा है, तब हम इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन का नाम दे देते हैं। यही कंडीशन यहां पर आ रही है सी पार्ट में भी। सी पार्ट में बस दोनों तरफ, यहां तो यहां भी ओ इथाइल था पहले में, दूसरे केस में सॉरी, दूसरे केस में जो H हटा, नेगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस किया, फिर यहां पर भी सी पार्ट में क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां भी है, तो सप्रेस हो रहा है दो तरफ, लेकिन सप्रेस कर गया। अब ये तो सप्रेस कर रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जब मैं यहां से हटाता हूं तो यहां तो बिल्कुल फ्री कॉन्जुगेशन, फ्री रेजोनेंस दोनों तरफ हो रहा है, बिंदास रेजोनेंस हो रहा है। ये भी नेगेटिव चार्ज इस साइड डीलोकलाइज होगा, कोई हिंडर करने वाला इधर नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव चार्ज इधर की जगह इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, कोई हिंडर करने वाला नहीं है। इधर देखते हैं, जब हम इधर करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो कर लेगा, रोकने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन एक बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल में होते हैं जो कभी प्लेनर नहीं बन सकते। ये कार्बन कभी प्लेनरिटी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां ये बंधा हुआ है रिंग के साथ दोनों तरफ। जब मैं इसे रेजोनेंस करा दूंगा, डबल बॉन्ड लिखना चाहता हूं रेजोनेंस कराने के बाद, तब इस डबल बॉन्ड के बनने पर मुझे इसे प्लेनर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये प्लेनर बन नहीं पा रहा है क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड अगर आपको याद है तो ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लेनरिटी नहीं आ पाती, तो ये रेजोनेंस फिर किसी दूसरे कारण से सप्रेस कर जाता है, यहां फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। जबकि ये ब्रिज हेड नहीं है, यहां ये फ्रीली दोनों तरफ डिलोकलाइजेशन करेगा। बी नेगेटिव चार्ज ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इस अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर बी आता है, सप्रेस्ड
रेजोनेंस, सप्रेस्ड रेजोनेंस, सप्रेस्ड रेजोनेंस, बिंदास रेजोनेंस। बी पार्ट में फ्री रेजोनेंस, दो तरफ खुला रेजोनेंस। इसका मतलब है इसमें हमें आंसर लिखना चाहिए बी। देखते हैं क्वेश्चन और। विच इज मोस्ट स्टेबल सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन जो होते हैं क्या होते हैं, जब कार्बन पर आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो और 2 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, तब ऐसा कार्बन कार्बीन कहलाता है। मैंने डेफिनेशन भी बता दी। कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन हो टोटल, 2 बॉन्ड पेयर लगे हों, 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी कंडीशन यहां दी है सब में। कार्बन पर 2 फ्लोरीन, 2 बॉन्ड पेयर है, यानी कि 1 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एक क्या बचेगा भाई, एक वैकेंट ऑर्बिटल ही तो बचेगा ना। जब ये बॉन्ड पेयर्स ऐसे लिखे जाते हैं कि हम एक वैकेंट ऑर्बिटल लिखें साथ। अच्छा, लिख करके देखते हैं, चलो। CH2 है, ये CH2 दो तरह लिखे जा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में कैसे फीड कर सकता हूं, 2 बॉन्ड पेयर ये हो गए, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर में CH2 में एक H आ गया, एक H आ गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 तो हो गए ये, 1 2 3 4, जो 2 बचे वो 2 तरह से फीड किए जा सकते हैं इन बचे हुए ऑर्बिटल में। एक तो ऐसे कर दो, और एक दूसरा वे पॉसिबल है। ए पार्ट तो ये हो गया, एक बी पार्ट और हो गया, एक दूसरा वे और पॉसिबल है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक साथ भी लिखा जा सकता है। ये दो तो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही जगह लिख दिए। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल आ गया इसमें। इस वैकेंट ऑर्बिटल यानी कार्बीन के 2 ओरिएंटेशन, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक ये ए वाला, जिसमें अलग अलग ऑर्बिटल में जो हुंड्स रूल फॉलो कर रहा हो। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर सोचते हो तो हुंड्स रूल फॉलो कर रहा है, ये स्टेबल ज्यादा होता है, इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। ये वाला जिसमें दोनों एक ही ऑर्बिटल में आए, हुंड्स रूल फॉलो ना करे, रिपल्शन ज्यादा एग्जर्ट करेगा, इसको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट दो टाइप की कार्बीन होती है। जो क्वेश्चन उठाया गया है वो सिंगलेट कार्बीन से लिया गया है, मतलब हमें ये खाली ऑर्बिटल वाली कार्बीन ढूंढनी है। ये तो बताई मैंने थ्योरी, अब क्वेश्चन करने पर आते हैं। क्वेश्चन अब शुरू होगा, क्वेश्चन का टाइम। विच इज द मोस्ट स्टेबल सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन की स्टेबिलिटी के लिए वही सारे रूल्स फॉलो होते हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के, क्योंकि कार्बोकेटायन के आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है। कार्बीन के आउटर शेल में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे डिस्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं। पहली बार में देखने में ये लगता है कि ये फ्लोरीन तो इसके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि एक तो बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर, और दूसरा ये खींच ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखने में खराब लग रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा दानी है जो लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल को रेजोनेंस करके डोनेट कर दिया जा सकता है। फ्लोरीन नो डाउट बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर ये देखता है कि किसी के पास खाली ऑर्बिटल है और ये उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, अप्रोच है इसकी वहां तक, तब ये अपना लोन पेयर दे देता है, और ये विड्रॉइंग की जगह स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग की तरह से एक्ट करता है। बड़ी ऑड सी बात लगती है, फ्लोरीन और रिलीजिंग।
रेजोनेंस से रिलीजिंग है। इंडक्टिव इफेक्ट लेकिन अगर किसी के पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं रख रहा है इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की, फिर ये अपना रूप दिखाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से फिर एक्ट करता है। यहां तो कहानी अलग है क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल था। अब हमें देखना है फ्लोरीन भी विड्रॉइंग, ब्रोमीन भी विड्रॉइंग, क्लोरीन भी, आयोडीन भी। रेजोनेंस तो ये भी करेंगे। जो आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन से बड़े हैं। इसका जो लोन पेयर है ये 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है। ये साथ के ऑर्बिटल्स हैं, बड़े आराम से ओवरलैप शो कर देते हैं, अच्छा रेजोनेंस होगा, मैं कह सकता हूं गुड रेजोनेंस। जबकि यहां जो खाली ऑर्बिटल है, इस आयोडीन से जब लोन पेयर जब हम इसका देखेंगे, ये तो 5p में, 5p ऑर्बिटल तो बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, ये तो 2p का 2p ऑर्बिटल ही है, ये ओवरलैप इफेक्टिव नहीं है, तो पुअर रेजोनेंस। तो ये उतनी मदद नहीं कर पाता आयोडीन जितनी फ्लोरीन कर पाता है। देखने में जबकि उल्टा लगता है, एकदम से अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आयोडीन, क्योंकि कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा तो, लेकिन क्योंकि बराबर हैं, दो दो ही तो हैं सारे, इंडक्टिव इफेक्ट तो सारे बराबर हैं, तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है। और इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल हमें बताना चाहिए CF2 को। क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वालिफिकेशन ये है कि आपको कार्बीन आता हो, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में पता हो, तब आपको ये क्वेश्चन टच करना चाहिए। नहीं आता तो पहले इसकी थ्योरी सीखो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।